इससे कितना नुकसान होगा और इसकी भरपाई कैसे होगी, ये तमाम सवाल हैं जिन पर आज चर्चा करेंगे। कुछ खास मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले आज की रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 24 जनवरी को मध्य प्रदेश कैबिनेट की डेस्टिनेशन मीटिंग महेश्वर में हुई। देवी अहिल्याबाई की 300वीं जयंती के उपलक्ष्य में खरगोन के महेश्वर में इस बार की मीटिंग सीएम मोहन यादव की अध्यक्षता में हुई। सीएम मोहन ने महेश्वर में अहिल्या घाट पर नर्मदा की आरती कर मीटिंग की शुरुआत की। इसके बाद कई बड़े निर्णय लिए गए, जिसमें सबसे बड़ा फैसला शराबबंदी रहा, जिस पर मोहन कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। मुख्यमंत्री के मुताबिक जिन 17 धार्मिक शहरों में शराब की दुकानें बंद होंगी, उन दुकानों को कहीं शिफ्ट नहीं किया जाएगा। हमने तय किया है कि धीरे धीरे करके राज्य से आगे जा करके शराबबंदी की तरफ राज्य बढ़े। उस सिलसिले में हमने नीतिगत निर्णय लिया कि पहले चरण में जो 17 हमारे अलग अलग प्रकार के नगर हैं, उन नगर से नगर पालिका, नगर परिषद, नगर पंचायत, इनके अंदर शराब की दुकानें बंद कराएंगे और इन दुकानों को दूसरी जगह शिफ्ट भी नहीं करेंगे। ये हमेशा के लिए बंद कराने का इसमें निर्णय किया है। इसमें 17 धार्मिक नगरों में से 1 नगर निगम है, 6 नगर पालिका है, 6 नगर परिषद है, 6 ग्राम पंचायत है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कहां-कहां शराबबंदी हुई है। उज्जैन, मंडला, मंदसौर, मैहर, दतिया, पन्ना, चित्रकूट, ओरछा, मंडलेश्वर, महेश्वर, ओंकारेश्वर, सलकनपुर, बरमान कला, लिंगा और बरमान खुर्द, कुंडलपुर, बांदकपुर। धार्मिक नगरी उज्जैन में शराबबंदी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। लोग मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की प्रशंसा कर रहे हैं। क्या है डॉक्टर मोहन यादव जी, मैं उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देती हूँ और इस साहसी कदम के लिए उनको ढेर सारी बधाई, वंदन, अभिनंदन जितना बोलूँ उतना कम है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार में इतने बड़े दायित्व पे होकर इतना बड़ा निर्णय लेना आसान बात नहीं है। वहीं इस मामले पर सियासत भी तेज हो गई है। बंदी की बात भी यही कर रहे हैं। कांग्रेस तो कब से ही लड़ाई लड़ रही है कि धार्मिक स्थलों पर शराब बंद हो जानी चाहिए, लेकिन ये बंद भी खुद के फायदे के लिए करवा रहे, क्योंकि दुकानें, लाइसेंस, शराब नीति सब कुछ सरकार की है, उनकी सरकार है। उन्हें किससे पूछना है बंद करने के लिए? उन्हें नीति बनाने की जरूरत नहीं, उनको तो एक आदेश पारित करना चाहिए और बंद करवा देनी चाहिए। एक और जहां मोहन कैबिनेट के फैसले पर सियासत हो रही है, तो दूसरी ओर बाकी जगहों से भी शराबबंदी की मांग उठने लगी है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने अब छत्तीसगढ़ में शराबबंदी की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि वो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय से भी बात करेंगे। ये छत्तीसगढ़ में भी होना चाहिए और मध्य प्रदेश के हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी बहुत अद्भुत कार्य कर रहे हैं। उन्होंने प्रारंभ के दिनों में ही जब उन्होंने शपथ ली, उसके ठीक बाद जो निर्णय था वो ये था कि लाउड स्पीकर निकाले जाएंगे। निश्चित रूप से वो सनातन के पक्षधर, हिंदुत्व के पक्षधर और राष्ट्र के पक्षधर और प्रदेश को लेकर के देश को अव्वल बनाने के लिए कार्य कर रहे हैं। निश्चित रूप से धार्मिक स्थलों के अंदर होने वाले कुकृत्य को बचाने का पहला कदम है शराब। देखो, काम और राम दोनों एक जगह नहीं रह सकते। छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री भी हमारे बहुत प्रिय हैं, बहुत अभिन्न अंग हैं। निश्चित रूप से वो इस पर बहुत कार्य कर रहे हैं। अभी जाहिर है धार्मिक स्थलों की महत्वता को देखते हुए सीएम मोहन ने यहाँ शराब की बिक्री पर रोक लगा दी है, लेकिन शराब पर बैन लगाने से राज्य सरकार को करोड़ों के राजस्व का भी नुकसान उठाना पड़ेगा। दरअसल 400 करोड़ के राजस्व का नुकसान, अभी 13,941 करोड़ की आय होती है। नई नीति में लाइसेंस फीस 20% बढ़ा सकते हैं। 2,788 करोड़ रुपए अतिरिक्त मिलेंगे। शराबबंदी के बावजूद राजस्व 16,329 करोड़ पहुंच सकता है। साथ है सीएम मोहन यादव ने 17 धार्मिक स्थलों में शराबबंदी कर दी है और ये फैसला लोगों को पसंद भी आ रहा है। लेकिन इन सब के साथ धार्मिक स्थलों के आसपास जो मांस की दुकानें खुली हैं, क्या आने वाले वक्त में वो भी बंद हो जाएंगी? टीम न्यूज़ स्टेट। बिल्कुल, कई सारे सवाल हैं यहाँ पर और उन्हीं पर आज चर्चा करेंगे। जयंत वर्मा जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके अलावा प्रियंका दुबे हैं, प्रवक्ता हैं,
बीजेपी के हमारे साथ, और धर्मेंद्र शर्मा जी हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। प्रियंका जी, एक बड़ा फैसला है, इसकी कुछ जगह तारीफ हो रही है तो कांग्रेस सवाल भी उठा रही है इसको लेकर, लेकिन इसकी धार्मिक मान्यताओं से भी अगर इसको थोड़ा जोड़कर देखा जाए, उज्जैन की अगर हम बात कर लें, वहां पर काल भैरव पर कुछ लोग प्रसाद के रूप में इसको लेकर जाते हैं, तो अब ये चीजें कैसे होंगी? क्योंकि कई जगह पर लोग कहेंगे ये तो हमारी धार्मिक भावना भी है, और दूसरी तरफ सरकार की मंशा वही धार्मिक भावना है, उसी को देखते हुए धार्मिक शहरों में बंद की जा रही है। आपको और आपके इस माध्यम से सभी को इस जो निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, माननीय मुख्यमंत्री जी को मैं धन्यवाद प्रेषित करती हूँ। और जैसा कि ये विषय राजनीतिक कम सामाजिक ज़्यादा है, इसलिए ये बात मैं निष्पक्षता से कहती हूँ कि संस्कृति, अध्यात्म और धार्मिक केंद्र की आस्था को बनाए रखने के लिए और उसकी पवित्रता, पावनता को बनाए रखने के लिए ये जो निर्णय लिया गया है स्वागत योग्य है, सराहनीय है। परंतु जैसा कि आपने चिंता जाहिर करी कि काल भैरव के ऊपर जो दर्शन को लेकर के और उनको जो भोग के तौर में चढ़ाई जाती है, तो मैहर में भी एक स्थान है, शायद दूल्हादेव स्थान कहते हैं, वहां पर भी इस प्रकार की बात भी आती है, शायद वहां पर भी चढ़ाई जाती है। कई जगह मैंने ऐसा देखा है, कई जगह धार्मिक स्थानों पे चढ़ाई जाती है। तो उसके लिए मेरे ख्याल से तो जो निर्णय है, वैसे तो शराब नीति आबकारी विभाग के ऊपर छोड़ी गई है, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि सिंपली एक टोकन सिस्टम के माध्यम से, जिसमें कुछ मात्रा सिर्फ भोग के माध्यम से सीमित करके, क्योंकि भोग लगाना और उपयोग करना और उसका दुरुपयोग करना, इन सब चीजों में बहुत अंतर आ जाता है। तो निश्चित तौर पर उसके ऊपर भी शायद मात्रा सीमित करके, या तो प्रसाद के तौर पे उसको उतने लिमिटेड मात्रा में शायद अलाउ किया जा सके, परंतु मुझे नहीं लगता कि इस पर बहुत ज़्यादा चर्चा की ज़रूरत है। लेकिन शराब बंद हो ये ज़्यादा ज़रूरी है, और पावन नगरी की पावनता और उसकी दिव्यता और भव्यता बनी रहे, उसके लिए ऐतिहासिक निर्णय के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। धर्मेंद्र शर्मा जी, देखिए बहुत सारे सवाल दिग्विजय सिंह ने भी उठाए, वो कह रहे हैं कि जुआ सट्टा भी बंद होना चाहिए, लेकिन आज जो फैसला हुआ इसका समर्थन तो कांग्रेस करती है ना, क्योंकि ये एक ऐसा मसला है जिसको लेकर मांग तो हो ही रही थी कि धार्मिक शहरों में कम से कम इसको बंद किया जाए। धार्मिक शहरों में क्यों जिलों में भी पूरी बंद की जाए, पूरे प्रदेश में बंद की जाए। मध्य प्रदेश में आपकी सरकार है, केंद्र में आपकी सरकार है, आपके पॉपुलर नेता नरेंद्र मोदी पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री है। आप पूरे देश में शराबबंदी कर दीजिए ना साहब, कौन रोक रहा है आपको शराबबंदी करने से? हम तो कह रहे हैं पूरे प्रदेश को नशे से मुक्ति दिलाने के लिए नशा मुक्ति अभियान चलाइए और सभी प्रकार के नशों पर रोक लगा दीजिए। जैसे ड्रग्स की करोड़ों लाखों की खेप भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की संरक्षण में पकड़ी जा रही है, वो भी ना पकड़ी जाए। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने शहरों में शराबबंदी कर दी साहब, 17 शहर आपने चिन्हित कर लिए गाँव मिला के। उन जिलों में शराब बिकेगी तो वहां से जो अवैध शराब आएगी उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? नकली शराब जब बटेगी और उस नकली शराब से जो जनहानि होगी उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इसकी क्या तैयारी? हम तो आपसे मांग करते हैं संपूर्ण मध्य प्रदेश में, संपूर्ण देश में शराबबंदी कर दीजिए, लेकिन आप देखिए भारतीय जनता पार्टी का दौरा चरित्र गुजरात, जो कि ड्राई प्रदेश है जहां शराब बैन है, लेकिन आज देखिए भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में अवैध शराब माफिया वहां मोटा मुनाफा कमा रहे हैं और नकली शराब, अवैध शराब को पूरे गुजरात में बेचने का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग नशे के कारोबार से करोड़ों लाखों रुपए कमा रहे हैं और राजस्व को तो हानि हो ही रही है, देश की सरकारों को तो हानि हो ही रही है, लेकिन साथ ही साथ इनका डबल मुनाफा इनके भाजपा के नेताओं का हो रहा है। अवैध कारोबार इनके संरक्षण में चल रहा है, नशे का कारोबार फल फूल रहा है। आप अगर पूरे देश में शराबबंदी कर देंगे तो शराब आने का सवाल ही पैदा नहीं होता। आज अगर गुजरात में शराबबंदी है तो फिर तो ऐसे तो उसकी भी गारंटी नहीं है ना सर। आप गुजरात का, बिहार का उदाहरण दे रहे हैं, वहां पर पूर्ण शराबबंदी है, तो अगर वहां भी आपकी नजर में लेकिन उसके रोक नहीं लगी तो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की कारण वो मुख्यमंत्री ने उस पर एक बात कही है सर कि हमारा शायद फर्स्ट फेज है। हाँ, ये फर्स्ट फेज है। आपने फर्स्ट फेज का अच्छी बात है, आपने धार्मिक नगरों में किया, लेकिन आप उन जिलों में कर देते ना, संपूर्ण जिले में बंद करने में क्या दिक्कत थी भाई? अब जैसे दतिया, हम ग्वालियर से आते हैं, दतिया मां पीताम्बरा की नगरी है, बड़ा पवित्र स्थान है। अब दतिया शहर में शराबबंदी कर दी आपने, लेकिन दतिया के आसपास जो नगर पंचायतें हैं, चेवड़ा है, भांडेर है, इंद्रगढ़, वहां शराब बिकेगी। दतिया के पास झांसी है, वहां शराब बिकेगी। तो जो जिन लोगों को इस प्रकार के कुकृत्य करने हैं उनको आप कैसे रोकेंगे?
इससे अवैध कारोबार को बढ़ावा मिलेगा। शायद अभी तो भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण मंशा सिर्फ ये है कि जो धार्मिक शहर हैं वहां पर चीजें बंद हों किसी तरीके से। लेकिन जयंत वर्मा जी, थोड़ा पेचीदा तो ये नजर आ रहा है, और जैसा इसकी कुछ धार्मिक मान्यता भी है, उज्जैन का ही जैसे उदाहरण है, वहां पर कुछ जगह पर प्रसाद के रूप में लोग मदिरा को चढ़ा रहे हैं, और दूसरा ये कि क्षेत्र बहुत छोटे छोटे हैं, कई जगह सिर्फ अगर हम देख लें उज्जैन में ही एक बड़े स्तर पर ये बंद होगी, बाकी कुछ पालिकाएं हैं, कुछ नगर पंचायत हैं, कितना मुश्किल होगा इसको इम्प्लीमेंट कर पाना वहां? देखिए लोकेश जी, भारत के संविधान में आर्टिकल 47 ये कहता है कि जो मादक पेय हैं उनको औषधीय उपयोग के लिए भर लागू किया जाए और बाकी उन पे बैन लगाया जाए। ये तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल में ही लिखा हुआ है। और तो अब ये शराबबंदी की तो बात हो रही है, पर नशाबंदी होगी कि नहीं होगी? गांजा अफीम वहां पे बिकेगा, और आजकल जो बच्चे हैं पूरे के पूरे सारे बच्चे, वो एक सोल्यूशन होता है जो पंचर सुधारने वाला, उसका नशा करते हैं। हर जगह देखो तो वो दिन भर वो पंचर वाला वो सोल्यूशन सूंघते रहते हैं। इसकी तरफ थोड़ा सा ध्यान दिया जाना चाहिए सरकार को, क्योंकि नशा यदि होगा तो नशा करके वो फिर सारे अपराध करेंगे, सब करेंगे। तो नशाबंदी के ऊपर बात करनी चाहिए। मुझे लगता है शराब अकेला नशे का माध्यम नहीं है, और भी गांजा है, अफीम है, चरस है, भांग है, तो इसके संबंध में भी कोई निर्णय लिया जाना चाहिए। दूसरा यह है कि वहां पे बिकेगी नहीं, पर वहां रहने वाले तो बाहर से शराब लाके और पी सकते हैं। अब इसके बारे में क्या है ये कुछ कह नहीं सकते हैं, तो इसमें थोड़ा सा क्लैरिटी की भी जरूरत है। अच्छा, जो नुकसान होगा वो 400 करोड़ का, तो यदि 20% वो इजाफा कर देते हैं उसके लाइसेंस फीस में, तो उससे 2000 करोड़ के करीब और ज्यादा हो जाएगा। तो इससे कोई खास नुकसान तो नहीं होगा, परंतु ये है कि ये अच्छा कदम है। और शराब के बाद अब धीरे धीरे अन्य नशे की चीजों पे भी प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए। और जबलपुर में जैसे नहीं है, पर नर्मदा के किनारे जो ग्वारी घाट है उससे 5 किलोमीटर में कोई भी शराब की दुकानें लाइसेंस नहीं दिए जाते हैं। तो ऐसा भी बहुत से नर्मदा जी के किनारे 5 किलोमीटर तक का शराब नहीं बटेगी, ऐसा शिवराज सिंह चौहान के जमाने से निर्णय हुआ था, और वो अब भी चल रहा है। ठीक है प्रियंका दुबे जी, बहुत सारे अभी ये सवाल देखिए आ गए हैं। एक सवाल तो यही है कि सीमा तो हम निर्धारित कर देंगे, लेकिन कोई व्यक्ति, अब कितना ही डिफरेंस आ जाएगा, 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर, वो सीमा के बाहर तो बिकेगी। अब वहां से लाकर अगर वो कंज्यूम करता है तो क्या फिर उस पर भी दंडीय कार्रवाई होगी वहां पर? और दूसरा ये कि इससे जो गलत चीजें शुरू होंगी कि लोग लाएंगे दूसरी जगह से वहां आकर कंज्यूम करेंगे, उसको फिर रोकना क्या आपको नहीं लगता थोड़ा मुश्किल हो जाएगा पुलिस के लिए भी? निश्चित तौर पे जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी चल रही है, जिसमें अगर हम कहा जाए तो जिस प्रकार से बेचने के ऊपर प्रतिबंधित किया गया है, तो निश्चित है जो सहजता से सुलभता से जो चीज़ अवेलेबल होती है, वहीं जब उसकी सुगमता से उपलब्धता नहीं रहती है तो कंजप्शन पे कहीं ना कहीं कमी तो आती ही है, और उस पर प्रतिबंध भी लगता है, मशक्कत लगती है, तो थोड़ा बहुत परिवर्तन आ ही जाता है व्यक्ति के परिवर्तन जैसे। लेकिन जैसे हमने कहा कि एक एडिक्शन वाली बात है, तो कोरोना में तो लोगों ने सैनिटाइजर पी गए, कफ सायरप कोरेक्स के ऊपर आपने देखा होगा लोगों ने उसको कंज्यूम कर लिया कि सायरप को नशे के तौर में पी गए। जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि जो सॉल्यूशन है लोग उसका नशा करने लग गए। तो एडिक्शन या एडिक्टेड लोगों के लिए नियंत्रित करने के लिए रिहेबिलिटेशन और नशा मुक्ति जो अभियान चलाए जा रहे हैं उनके माध्यम से वो नशा मुक्ति की जा सकती है। और ये जो चीजें हैं सिर्फ सरकार के लिए नहीं, मैं कहूंगी खुले मंच से बात कर रही हूँ, क्योंकि सामाजिक विषय है। हर एक चीज सिर्फ सरकार नीतियां निर्धारित कर सकती है, उसके ऊपर सख्ती से पालन करने के लिए प्रशासन को मुस्तैद कर सकती है, पर कुछ चीजें जन जागरण से ही आ सकती है, और उसके लिए विपक्ष हो, पक्ष हो, सरकार हो, तीनों जो साइड है उसको साथ में चलना होगा, तब जाकर के उससे मुक्ति पा जा सकती है। अगर हम सिर्फ कहें कि सिर्फ सत्ता या सिर्फ विपक्ष इसके मुद्दे उठा करके भी उस पर काम नहीं कर सकते, क्योंकि अगर अभी मैं आरोप प्रत्यारोप पे आऊंगी तो कमलनाथ जी ने तो लाइसेंस पॉलिसी को डिलाइट कर दिया था।
बहनों को लाइसेंस दे दिए थे शराब बेचने के लिए। और अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करते हैं तो डोर टू डोर अब डिलीवरी बॉय की नियुक्ति की जा रही थी कोरोना ड्यूरेशन डिस्टेंस के कारण कि घर घर जाकर के शराब बेची जाए, घर घर जाकर शराब डिलीवर की जाए। तो इस तरह से अगर हम बहस करने जाएंगे तो बहस के आरोप प्रत्यारोप पे बहुत लंबी चली जाएगी। पर मैटर इज दैट की जो नैरेटिव सेट करना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी की शराबबंदी हो, नशा मुक्ति हो और कम से कम पावन नगरियों की और अध्यात्म की नगरियों की दिव्यता भव्यता बनी रहे, उसके लिए सरकार साथ में जनता और हमारे विपक्ष सबको साथ में आकर के कदम उठाना होगा। अच्छा प्रियंका जी, एक चीज जो मुख्यमंत्री ने कही कि ये हमारा फर्स्ट फेज है, तो फिर क्या ये भी अब यहाँ से मानकर चला जाए कि शराबबंदी की तरफ प्रदेश बढ़ेगा? ये सरकार की मंशा है कहीं ना कहीं? ये सरकार की मंशा भी, जिस प्रकार से उनका स्टेटमेंट आया है माननीय मुख्यमंत्री ने जिस प्रकार से कहा कि ये प्रथम चरण है, हम इसमें देख रहे हैं और ये बिल्कुल सत्य है और ये स्वीकार्य है मुझे कि इसकी चुनौतियां होंगी, निश्चित तौर पे गंभीर चुनौतियां भी होंगी, राजस्व पे भी इसका प्रभाव आएगा, तो सरकार के लिए वहां पे भी जिम्मेदारी बनती है उसको भी मैनेज कर पाना। लेकिन मैं इस निर्णय का स्वागत करती हूँ और आप लोग के माध्यम से मैं खुद भी सरकार से इस बात की विनती करती हूँ कि इस स्टेज के बाद में आगे भी स्वास्थ्य को देखते हुए और जो हमारे राज्य है और उसमें युवाओं के स्वास्थ्य को देखते हुए एक चीज और बताइएगा कि जैसे यहाँ खबर मिली है कि 20% जो है वो लाइसेंस फीस आगे बढ़ा दी जाएगी, तो अभी तो जो बहुत छोटा लॉस है वो रिकवर हो जाएगा, लेकिन शराब को ही और महंगा कर देना, क्योंकि वो अंततः आएगा तो कंज्यूमर पर ही, लाइसेंस अगर कोई महंगा खरीदेगा तो क्या केवल यही एक विकल्प है? या अगर हम शराबबंदी की तरफ बढ़ रहे हैं तो हम और कैसे अपने राजस्व की जो निर्भरता है शराब पर उसको खत्म कर सकते हैं? वो भी कोई रोड मैप है सरकार के पास? तभी तो हम पूर्णतः शराबबंदी की तरफ जा पाएंगे। देखिए, एक तो जो ड्यूटीज बढ़ाने के लिए हो सकता है उसके लिए भी मसौदा तैयार किया जा रहा है। दूसरे आज अगर हम बात की जाए तो जैसे स्टार्टिंग से ही हमने तय किया है कि आय के और भी स्रोत ढूंढे जाएंगे, सिर्फ कृषि ही हमारा स्रोत नहीं हो सकता, जिसमें पर्यटन को डेवलपमेंट करना, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स को लेकर के हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उधर से अगर हम देखा जाए इन्वेस्टमेंट जो आए हैं उनसे भी हमारे प्रदेश को लाभ हो रहा है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर स्वास्थ्य जब ठीक रहेगा तो जो हमारा मेडिकल का भार हमारे परिवारों के ऊपर पड़ता है, कम से कम उससे हमारे परिवार का बजट भी तो सीमित होगा और स्वस्थ परिवार ही एक स्वस्थ समाज का स्थापना कर सकता है। और सबसे बड़ी क्राइम मुक्त की जो हम बात करते हैं उसके लिए भी ये बहुत सराहनीय कदम है। नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बातें अभी बहुत अच्छी हैं और प्रैक्टिकल भी हैं, लेकिन इनको इम्प्लीमेंट करवा पाना और वो एक स्वस्थ समाज बनाना, शायद उससे अभी हम बहुत दूर खड़े हैं और वहां तक पहुंचना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि जो राजस्व की हानि होगी वो फौरी तौर पर होगी। धर्मेंद्र जी, लेकिन शराब एक ऐसा मुद्दा है कि कोई भी सरकार इसी को एक टूल बनाती है कमाने का। अब जैसे आरोप आपकी कमलनाथ सरकार पर भी लगे और छत्तीसगढ़ में तो देखिए एक बड़ा घोटाला खुल गया, दिल्ली में शराब पर घोटाले पर कितना बवाल मचा हुआ है। तो ये एक ऐसा मुद्दा है क्योंकि प्रदेशों के पास ज्यादा कुछ है नहीं। आप मांग तो कर रहे हैं शराबबंदी हो, आप तो वादा भी कर आए थे छत्तीसगढ़ में, नहीं कर पाए 2018 से, पूरे 5 साल का मौका मिला क्योंकि आपके पास राजस्व के और ज्यादा ऑप्शन बचे नहीं है। लिकर और पेट्रोल को छोड़ दें तो फिर और बचता नहीं राज्यों के पास। तो आपको लगता है कि सवाल उठाना आसान है, लेकिन कोई वैकल्पिक व्यवस्था कोई राज्य सरकार दे नहीं पाई है इस लिकर के बदले? देखिए, पूर्ववर्ती सरकारों ने राजस्व को बढ़ावा देने के लिए, राजस्व बढ़ाने के लिए जो भी कदम उठाए वो अलग विषय है। अभी बात चल रही है नशाबंदी की। आप शराबबंदी कर दीजिए 17 शहरों में, इससे कौन सा नशा मुक्ति हो जाएगी प्रदेश में और देश में? आप मुझे बता दीजिए, अडानी जी के पोर्ट पे 5 लाख करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया था। वो ड्रग्स पूरे देश में हर गली नुक्कड़ पर बिक रहा है। आप हमारे ही शहर में आ जाइए, चाय की गुमटियों पर कहीं भी अफीम, चरस, गांजा, ड्रग्स खुला बिक रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के आपने कितनी कंप्लेन की सर इसको लेकर पुलिस थानों में? आप तो जिम्मेदार आदमी है ना। तो लगातार अडानी के पोर्ट पर, अरे वो ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि हमारे शहर में गुमटियों पर बिक रहा है। आप तो एक जागरूक नागरिक है ना सर। हमने संसद में भी मार्च किया। अरे मैं ठीक है, वो बड़ा मुद्दा हो गया, मैं उसको मान रहा हूँ, लेकिन आपने कहा आपके शहर में छोटी छोटी जगहों पर बिक रहा है। आप बहुत प्रतिष्ठित पत्रकार हैं। मैं एक छोटा सा सवाल कर रहा हूँ, आप मुझे बताइए, ड्रग्स, अफीम, चरस, गांजा, भांग, इतने सारे नशीले पदार्थ जो खुला बिक रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में इसी प्रदेश में बिक रहे हैं। और इस प्रदेश में संपूर्ण जगह 2 नंबर की शराब भी बिक रही है, सब जगह शराब बिक रही है। केवल आप 17 से धार्मिक शहरों में शराबबंदी कर
क्या हासिल कर लेंगे, और आप उसको लेकर चाहते हैं कि हम आपकी वाहवाही करें, बिल्कुल करेंगे। आप संपूर्ण प्रदेश में नशा मुक्ति करिए ना, और पूरे देश में नशा मुक्ति करिए, हम आपके साथ हैं। इस समाज को नशा मुक्ति समाज बनाने के लिए कदम उठाइए, लेकिन आप कर क्या रहे हैं? आप माफियाओं के साथ मिलकर भारतीय जनता पार्टी। फिर सर मेरे को ऐसा लगता है कि आपके आरोप जो है ना वो ठीक है, वो आप कह सकते हैं विपक्ष में है, लेकिन विपक्ष की एक भूमिका भी होती है सर। उसमें आपने कहा कि मेरे शहर में बिक रहे हैं, तो मुझे लगता है अगर आप उसकी एक कंप्लेन की चिट्ठी दिखाते आज प्रियंका जी को कि देखिए मैंने इतनी कंप्लेन की है, कोई कार्रवाई नहीं हुई। आपने अभी भोपाल राजधानी में जी जब ड्रग्स पकड़ा गया, सड़कों पर कांग्रेस पार्टी ने आंदोलन किया, आपने दिखाया, आपके चैनल पर हमने भी खबरें देखी, क्या कार्रवाई हुई? और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर अभी तक कौन कौन सी कार्रवाइयां हुई, कोई नहीं बता सकता। आज पूरे प्रदेश के प्रत्येक शहर का ये हाल है। आप बहुत वरिष्ठ हैं, आपको भी पता होगा, हर शहर में ड्रग्स, अफीम, चरस, गांजा, वो तो पकड़ा जा रहा है ना। भोपाल में तो इतना बड़ा रैकेट पकड़ा गया, वो सबके सामने है, वो उससे कोई डिनाई नहीं कर रहा है कि सर नहीं बिक रहा है या कंज्यूम नहीं हो रहा है। पूरा नशा माफिया एक सिंडिकेट है, ये नशा माफियाओं का सिंडिकेट पूरे के पूरे देश को, पूरे के पूरे प्रदेश को। प्रियंका जी कुछ कहना चाह रही है इस पर, फिर मैं जयंत जी के पास जाऊंगा। प्रियंका जी मुझे वही समझ में नहीं आता है। मैं धर्मेंद्र जी भाई साहब से बात कर रही हूँ कि आप जो बात कर रहे हैं, जो स्टेटमेंट कर रहे हैं, क्या ये आपकी पार्टी का स्टेटमेंट है? क्योंकि आपके पूर्व मुख्यमंत्री और आपके जो पूर्व आबकारी मंत्री कमलनाथ जी ने तो बहनों के लिए लीकर शॉप्स ओपन करने के लिए बात करी थी, और उनके लिए बैठने की और अच्छे से पीने की व्यवस्था आप करवा रहे थे। वाइन के और अलग अलग ब्रांड्स तक आप लोगों ने डिसाइडेड कर दिए थे। वो फिर जब सड़कों पे हम उतरे थे तब वो नीति आपको बदलनी पड़ी। ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी ने आपके ये कहा कि हम शराब बेच करके राजस्व इकट्ठा करेंगे, उससे गरीब कल्याण करेंगे। ये आपका रिकॉर्डेड स्टेटमेंट आप किसी भी डोमेन पे देख सकते थे। ब्रजेंद्र सिंह राठौर जी ने ये शब्द खुद कहे हैं। तो आप पहले तय करिए कि आपकी पार्टी लीकर्स को लेकर के क्या चाहती है। डिलाइट पॉलिसीज हो, इजी अवेलेबल लाइसेंस हो। आपने मात्र 25 कमरे की होटल में, जिसमें 15 एसी रूम्स अगर अवेलेबल है, तो आप ग्राउंड फ्लोर के ऊपर पब खोल सकते हैं, आप शराब की दुकान खोल सकते हैं। ये आपके रिकॉर्डेड स्टेटमेंट्स है। और आपके माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी रहे कमलनाथ जी, कैबिनेट मिनिस्टर रहे, वरिष्ठ है, आपसे कई गुना वरिष्ठ। अरे इससे पहले शिवराज सिंह जी की सरकार में शराब खुला बिक रही थी। बताइए कि आपने तब क्या किया? ये गलत बात है। आप सुनिए, पूर्ववर्ती जितनी सरकारों ने राजस्व के लिए किया वो अलग विषय, लेकिन आप ये ड्रग्स की जो खेप पकड़ी जा रही है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के संरक्षण में, लाखों करोड़ों रुपए की ड्रग्स जो आ रही है। ठीक, मैं एक रिएक्शन जयंत जी से यहाँ पर लेना चाहता हूँ। जयंत वर्मा जी, लिकर एक ऐसा मुद्दा है कि हर सरकार की जब पॉलिसी आती है ना, उस पर सवाल उठते हैं। चाहे वो कमलनाथ सरकार का यहाँ पर प्रियंका जी जिक्र कर रही हैं, फिर शिवराज सिंह चौहान की आई, तो जब देसी और जो अंग्रेजी शराब है उसको मिक्स किया गया, कंपोजिट दुकानें बनाई गई, तब भी ये सवाल उठा था कि ये तो एक तरीके से डबल हो गई है। आप कह रहे हैं कि अब नई दुकान नहीं खोलेंगे, लेकिन ये शायद डबल कर दी है आपने दुकानें। लेकिन मोहन सरकार ने कम से कम अभी उस पर एक चोट करने की कोशिश जरूर की है। तो यहां पर सरकार आपको थोड़ा सा भी डिफरेंस लग रही है अभी तक? नहीं, ये बहुत अच्छा फैसला है। इसमें एक पेच है। एक तो 5वीं अनुसूची में शराब वाला जो मामला है, ये ग्राम सभा के अधिकार क्षेत्र में आता है। तो ये सरकार का ये निर्णय कितना लागू किया जा सकता है, कितना वैधानिक है, ये एक परीक्षण। दूसरा ये है कि पार्टी के लेवल पे सरकार को ये तय करना चाहिए, या पार्टी को, कि भाई अब हम जो शराब पीने वाले हैं उनको विधानसभा की टिकट नहीं देंगे या मंत्रिमंडल में नहीं रखेंगे। यदि ऐसा कोई निर्णय लेते हैं तो वो मैसेज मुझे लगता है बहुत जबरदस्त रहेगा। तो ये काम मुझे लगता है कि पार्टी के लेवल पे होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का जुड़ने के लिए और इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो देखिए, एक फैसला लिया गया है, जाहिर तौर पर ये एक फर्स्ट फेज सरकार ने बताया है। देखना यही है कि क्या इसी तरह के बोल्ड स्टेप लेते हुए पूरे प्रदेश में शराबबंदी की तरफ सरकार बढ़ेगी। और यहां पर आप लोगों की भी जिम्मेदारी है कि ये एक बुराई है, इससे आप लोगों को दूर होना चाहिए, क्योंकि ये पूरे घर परिवार सब कुछ बर्बाद करती है। फिलहाल छोटा सा ब्रेक, खबरें लगातार जारी हैं।